एक्चुअली देखिए, ये वैवाहिक संबंध जो होते हैं, मैक्सिमम 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 होता क्या है, देखिए वहां पे सिर्फ ना आं- आंतरिक जो रिश्ता होता है वो कम हो जाता है और बना रहता है। आ, उसे कहते हैं ना उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हस्बैंड वाइफ में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली भी वो दिखाना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कारण वही है और दूसरा कोई कारण नहीं है। क्योंकि लगन, चाहे लड़की हो या लड़का हो, लगन तो खुद है ना। लगन खुद है। और सेवेंथ उसका अपोनेंट हाउस है, प्रतिपक्ष है। अब प्रतिपक्ष क्या होता है, पार्टनर भी होता है। प्रतिपक्ष क्या होता है ना, ओपन शत्रु भी होता है। जिसे जिनको मैं माने हम जानते हैं कि ये हमारे विरुद्ध जो है प्रतिपक्ष के तौर पे खड़े हैं। ये सबसे ज्यादा आपको, आप अगर कभी इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी पढ़े हो या मेरी वीडियो से अगर आपने इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी को कभी समझा है, तो ये इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा मजा आता है प्रतिपक्ष, सेवेंथ हाउस। कहीं पे भी नॉर्मल लाइफ में भी मान लीजिए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी से इंटरव्यू पे जा रहे हैं या कहीं रिलेशन में जा रहे हैं, तो आपके जो सामने, आपके टेबल के सामने में जो बैठे होंगे वो आपके सेवेंथ हाउस है। तो यहाँ ऑब्लिक हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ एक दूसरे के प्रतिपक्ष होते हैं, एक दूसरे के पार्टनर भी है। अब ये पार्टनरशिप कितना अच्छा चलेगा डिपेंड करता है कहाँ पे, फिफ्थ हाउस के ऊपर और इलेवेंथ हाउस के ऊपर। फिफ्थ हाउस क्योंकि प्रेम है, प्रेम। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच आंतरिक प्रेम ना हो, फिर वहां रिलेशन का कोई मायने ही नहीं रहता। दूसरा, देखिए ये एकदम प्राइवेट लाइफ है। मतलब जीवन की सबसे बड़ी जमा पूंजी यहाँ पे लगता है, जिसको सेक्सुअल लाइफ भी बोलते हैं हम लोग, या यूनियन, है ना। अगर अच्छे लैंग्वेज में बोले, किताबी लैंग्वेज में, इट्स कॉल्ड यूनियन। ये यूनियन कभी कभी ना बहुत बुरा हो जाता है। परमानेंट टाई एक हस्बैंड वाइफ के बीच में तीन तरह का रिलेशन कंटिन्यू होता है। पहला फैमिली लाइफ, दूसरा प्राइवेट लाइफ, और तीसरा सोशल लाइफ। प्राइवेट लाइफ जो होता है ना, ये निजी जिंदगी, जिसको दाम्पत्य जीवन बोलते हैं, या यूनियन, या सेक्सुअल लाइफ, ये हेल्दी है या नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है आपकी शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। अब मेरी बात को समझ रहे हैं ना। आपको देखना होगा इसलिए, क्योंकि सेवेंथ हाउस का कंडीशंस कैसा है, क्यों है, और उसके साथ क्या क्या रिलेशंस, एडवर्स इफेक्ट कौन कौन सी ग्रह के हैं, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। कल 5 नंबर थ्योरी तक हम पढ़ गए, लेकिन 5 नंबर थ्योरी शायद पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम, तो हम उसको दोबारा बता दे रहे हैं। वेनस, सॉरी, मून सेटर्न यूरेनस, यही था ना, क्या था, एक सेकंड। मून सेटर्न, हाँ यूरेनस, ठीक ठीक। मून सेटर्न यूरेनस, मून सेटर्न यूरेनस
और मार्च और अथवा मार्च सिग्निफिकेंट अगर सेवेंथ का बना हो और म्यूचुअली एडवांस एस्पेक्ट में आ जाए, या तो फिर डिस्पोजिटेड हो जाए इन एविल साब। माने मतलब क्या है इसका, कि मून, सैटर्न, यूरेनस और मार्स, इनमें से कोई भी एक ग्रह है, कोई भी एक ग्रह है, अगर सेवेंथ की एवज में एडवांस की कोई साब मिल जाए। जैसे एडवांस का साब मतलब क्या है, 6 10, 6, क्योंकि शादी का नेगेशन करता है ये, सेवेंथ हाउस को नेगेशन करता है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं ना अनुज जी? जी सर। नेगेशन का जानते हैं ना, नेगेशन कैसा होता है? क्योंकि ईच एंड एवरी 12 हाउस नेगेट द मेन हाउस। अब ये इस सर क्योंकि शादी के लिए दो शादी के लिए 2 7 11 देखते हैं ये, और एक 6 जैसे उसका नेगेशन होता है। हाँ, नहीं नहीं, मेरी बात को आप पहले समझ लीजिए। शादी जी। का प्राइम कास्ट है 7। अनुज जी, क्योंकि देखिए आप बहुत लेट ज्वाइन किए ना, तो एक्चुअली इसलिए आपके साथ मुझे बात करना जरूरी होता है। ठीक है, देखिए सिंपल चीजें हैं। सेवेंथ इज द प्राइम कास्ट। ओके, मुख्य ग्रह, मुख्य भाव कौन सा है? सातवां। सातवां को नेगेट करता है सातवां का 12वां, यानी दैट इज 6, है ना? 1 6 10, आपने जैसे कहा कि 1 6 10 नेगेट करता है, बट क्यों करता है और कब करता है? डिवोर्स में जैसे हम 1 6 10 +12 को लेते हैं, क्यों लेते हैं? इस क्यों को समझना बहुत जरूरी है वो। अगर क्यों नहीं समझ पाएंगे तो हाउ एंड व्हाई ये नहीं समझ पाएंगे। तो सेवेंथ प्राइम हाउस है। सेवेंथ को, सेवेंथ का 12 आता है 6 हाउस। तो 6 हाउस सेवेंथ हाउस को निगेट करता है। यानी अगर 6 के साब में ये इन ग्रहों में से कोई ग्रह आ जाए, तो फिर उनके शादी टिकता नहीं है, नहीं टिकता है। दूसरा क्या? देखिए सर, 6 हाउस, 6 के साथ इनका संबंध बन जाए तो भी शादी नहीं टिकेगी। नहीं, देखिए संबंध कई तरीके से बनता है सर। जी। मैं अभी, देखिए, दो, यहाँ पे शादी नहीं टिकता है, सिर्फ उसके 3 कॉज है। एडवर्स एस्पेक्ट में आ जाए तो टिकेगा नहीं। अगर डिपॉजिटेड हो जाए इन एविल साब तो टिकेगा नहीं। अब यहाँ सिर्फ 1 6 10 ही नहीं है, 6 8 12 भी है। एविल कास्ट, एविल साब तो वो भी है ना, आपका छठा हाउस, आपका 8वां हाउस, आपका 12वां हाउस। अगर इसके साबलॉर्ड बन जाए ये मून, सेटर्न, यूरेनस एंड मार्स, या इनमें से कोई एक, और वो अगर सेवेंथ हाउस के साथ म्यूचुअल एडवर्स एस्पेक्ट में आ जाए, यहां ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल एडवर्स एस्पेक्ट, ये आपका मेन फंडा है। मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको ये कैसे हो सकता है। कोई भी टाइम चार्ट खोल के अभी बता दो। ठीक है सर। तो वहां शादी टिकेगा नहीं, यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नया चीज कुछ सीखेंगे, नया कुछ पढ़ेंगे। और मैं वही चाह रहा हूं कि आप इसको जो है ना, नई सिरे से स्टार्ट करिए। सीखिए 6 नंबर रूल, क्योंकि देखिए ये रूल्स बता रहे हैं अभी। विदाउट रूल्स कुछ भी नहीं होता। तो पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि देखिए प्रेडिक्शन हमेशा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन थ्योरी अगर आपके दिमाग में ना हो तो आप प्रैक्टिकल कर भी नहीं सकेंगे, है ना सर। रूल नंबर 6, वेनास। हम हमेशा, हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या पढ़ा था, वेनास शादी का मूल कारक ग्रह है ना। जी सर। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बट खास करके एक ऐसी सिचुएशन आया जहां जैमिनी जी बोले कि वेनस पुरुष के लिए है और जुपिटर स्त्री के लिए है। जुपिटर कारक ग्रह स्त्री के लिए मुख्य माने जाएंगे शादी के एवज में, और वेनस पुरुष के लिए मुख्य माने जाएंगे शादी के एवज में। बट ओवरऑल कालिदास जी या और भी जो हमारे दैवज्ञ थे, उन्होंने लेकिन वेनस को ही शादी का मुख्य कारक ग्रह माना था। शादी में प्रॉमिस, शादी का अगर प्रॉमिस ना हो और वेनस की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा चल रहा हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने के मिल जाएंगे कि वहां पे उस दशा में उनकी शादी हो चुका है। इसलिए मुख्य माने जाएंगे, हम वेनस को ही मुख्यतः लेंगे। यहाँ वही वेनस को केपी ने भी, इस वेनस को बहुत यूटिलाइज किए हैं कृष्णमूर्ति जी, हमारे गुरु जी भी। कैसे, वेनस अगर बैड एस्पेक्ट पाले फ्रॉम मून, ऑब्लिक सेटन, ऑब्लिक यूरेनस, ऑब्लिक मार्स, वेनस अगर, बात समझ के लिख दे रहा हूं, वेनस अगर बैड एस्पेक्ट पाले, बैड एस्पेक्ट पाले कहां से, किससे ना, फ्रॉम नंबर 1 मून, मून से, ऑब्लिक कर देता हूं, नंबर 2 मून से पा सकेंगे, पा लेते हैं तब भी होगा, सेटर्न से पालेंगे तब भी होगा, ठीक है, यूरेनस से पालेंगे तब भी होगा, यूरेनस से पालेंगे तब भी होगा, या मार्स से पालेंगे तब भी होगा। जानते हैं ये क्या रिजल्ट देता है, यहाँ सेक्सुअल लाइफ को खत्म कर देता है। ये जो है ना यूनियन, प्लीजेंट यूनियन कभी नहीं देता, बेड प्लीजर कभी नहीं देगा इसको, ठीक है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में शादी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कंडीशन में शादी बहुत डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब इसलिए होता है, डिस्टर्ब होता है क्योंकि शादी का एक और शर्त ही होता है, ए हेल्दी सेक्सुअल लाइफ। बट यहाँ पे ये हेल्दी सेक्सुअल लाइफ मिलता नहीं है। नंबर 7, समझ गए ना सर। जी सर। मून, मून forming disharmonious aspect with Jupiter, moon forming disharmonious aspect, moon forming
लिखूंगा तो हिंदी में ही, मैंने अंग्रेजी हरफ रहेगा, लिखूंगा हिंदी में। मून फॉर्मिंग disharmonious aspect with Jupiter shows dissatisfaction in sexual life। ये सब शादी टूटने का कारण है। शादी सर क्यों क्या नहीं मतलब टिकता मून है? सर बोलिए सर। मून का एस्पेक्ट अगर सर मून पे दृष्टि हो सैटर्न की। नहीं नहीं, सर हम मून अगर जी डिसहार्मोनियस मतलब बैड एस्पेक्ट देता है जुपिटर के ऊपर। ठीक है सर। मून, मैं वो लिख दे रहा हूं, छोड़िए, देख लीजिए आप। मून अगर बैड एस्पेक्ट देता है, दृष्टि, बैड एस्पेक्ट, एस्पेक्ट देता है किसके ऊपर? ओनली जुपिटर के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, तब भी यही कंडीशन आएगा। तो ये बताता है असंतुष्टि, असंतुष्टि इन सेक्सुअल लाइफ, लाइफ। तो सर आप मुझे बताएं, इंसान का मूल उद्देश्य शादी का ये भी तो होता है ना। इसीलिए तो 11 को बोलते हैं 11th हाउस होना जरूरी है, बेनिफिक 7th हाउस होना जरूरी है, क्योंकि 7th हाउस खुद ही जो है वो जेनेटिकल है ना। सर वैसे तो अगर वैसे हमारे इसमें वैदिक में कहते हैं कि भाई अगर मून और गुरु दृष्टि मान ले दे एक दूसरे के ऊपर तो वो तो बढ़िया माना जाता है वैसे। अब वो सेक्सुअल लाइफ के ऊपर है वो एक अलग बात है। वैसे तो अच्छा माना जाता है ये। सर मून और, हाँ बिल्कुल, वैदिक में जो आप बोल रहे हैं, मून, मैंने बोला ना मून बैड एस्पेक्ट, मून का बैड हाँ एस्पेक्ट बैड सर कब जी आएगा? आप इसको समझ जी जी लीजिए, मैं ठीक वैदिक ही समझा रहा हूँ, वैदिक को जी ही समझा दे रहा हूँ। मून और मून अगर उच्च स्थान में ना हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और गुरु के साथ अच्छे संपर्क, अच्छा दृष्टि में आ जाए। अच्छा दृष्टि तो सर हम तो सिर्फ एक ही गुरु की दृष्टि में मानेंगे, लेकिन यहाँ पे मून का दृष्टि, तो मून का तो एक ही दृष्टि है, 7th है। लेकिन चूंकि ये केपी पढ़ा रहे हैं, तो केपी का कई सारी दृष्टि हम बैड मानते हैं। अब देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये देख लीजिए, वैदिक, चूंकि वैदिक के अलावा भी केपी वेस्टर्न दृष्टि को भी मानता है। जैसे यहाँ देखिए, ये मून मार्स के साथ बिल्कुल अपोजिशन दृष्टि है ना, तो ये बैड है। यूरेनस के साथ ये बैड है ना। 145 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये दृष्टियां वेस्टर्न में अच्छी नहीं मानी जाती है, केपी जी में सर। भी अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है। अच्छा जो रेड है वो बेकार दृष्टि है एक तरीके से। हाँ, ये ठीक ठीक ठीक, एकदम समझ गए आप। ये जो लाल जी वाला है ना, ये सबसे बेकार है। ये वाला बेकार है ग्रीन उससे, वाले ठीक। नहीं नहीं, ये उससे कम बेकार है, ये वाला जो जहाँ कर्सर है मेरा। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया। और सबसे अच्छा है ये एकदम डीप ग्रीन वाला, ग्रीन ये वाला वाला ठीक है सर ठीक। ठीक सबसे अच्छा है ना। उससे जी अच्छा जो है ये वाला थोड़ा सा कम ग्रीन है हाँ ना। ठीक है सर। उससे अच्छा, माने उससे कम अच्छा जो है ये वाला, जो एकदम ये वाला लाइट फिर वो ग्रीन, येलो। लाइट फिर ग्रीन। येलो लाइट येलो। ये हाँ उसके बाद ये फिर लाइट येलो वाले। नहीं नहीं, ये लोग के नीचे वाला। अच्छा ठीक है ये माने ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, लाइट ग्रीन, ये वाला। जी डीप ग्रीन मतलब बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया ठीक है सर ठीक। हम्म। और ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं, ये कॉन्जंक्शन है। अच्छा कंजंक्शन। जी।
ये कॉन्जंक्शंस है। तो कॉन्जंक्शंस ठीक। में फिर चीजें अलग हो जाती हैं, है ना। फिर जी वहाँ सर। एस्पेक्ट की कोई महत्व नहीं रहता है। वहां तो आप कारकत्व सिग्निफिकेटर्स की बात आ जाती है, सिग्निफिकेशंस की बात आ जाती है ना। तो ठीक है बस सर। ये चीज को आप याद रखो। बैड एस्पेक्ट आप, केपी में बैड एस्पेक्ट का मतलब ही होता है कि वो वाला, वो जो रेड वाला आप जो जितना देख रहे थे, ठीक है सर। ठीक है, वो बैड एस्पेक्ट मानते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला सूत्र, 8 नंबर। सर केपी बहुत इजी है। आप अगर वैदिक का बेसिक कंप्लीट हो गया ना, तो केपी सीखना बहुत ही आसान है। देखिए केपी में और वैदिक में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने अभी क्या बोला कि सर उपचय स्थान को छोड़ दीजिए, मूल त्रिकोण को ले लीजिए, केंद्र स्थान को ले लीजिए। अब देखिए केंद्र स्थान में कभी 6 8 12 तो आता नहीं है। नहीं नहीं सर, वो 4 1 4 7 10 और 1 5 5 9 हाँ ये केंद्र त्रिकोण हो हाँ, गए। वो तो और आएगा 3 6 10 11। 1 4 7 10, केंद्र में हाँ हाँ आएगा जी। 1 4 7 10, जी जी। और मूल त्रिकोण में आएगा 1 5 9, 1 5 9 आ जाएगा। है ना। जी तो जी। ये तो हमेशा इंप्रूविंग हाउस है सर। तो केपी को भी समझना है तो आप देखिए, वैदिक को अगर आप जान चुके हैं, आपके लिए केपी कोई बहुत 30 मार्क का चीज नहीं है। हाँ थोड़ा सा देखिए अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और कोई मैटर नहीं, बाकी कोई चीज इतना डिस्टर्बिंग नहीं है। चलिए सर नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं आपको वो भौमों दोष की बात करूंगा। हम लोग क्या बोलते हैं ना सर, मार्च इन 4 8 12, भौमों दोष होता है ना। भौमों दोष समझते कौन हैं, सा सर? भौमों नहीं दोष। सर, मार्च। अरे मांगल भैया दोष सर। मेरे, कुब्ज दोष, मांगलिक दोष जिसको बोलते हैं। हाँ, मांगलिक दोष तो सर वो ठीक है सर। तो वो 12th में, फर्स्ट में, वो 4th में, वो 7th में और 10th 8th में। नहीं 4 8 12 समझ लीजिए, एक को छोड़ दीजिए, एक तो लगन है, एक को छोड़ हाँ हाँ दीजिए। सर वो जी। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, 4 8 12 में अगर मंगल है तो फिर वो भौम दोष होता है ना। जी उसी सर। को मांगलिक आसान लैंग्वेज में भौम दोष मतलब होता है वो एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज, और मांगलिक वर्तमान दिन का है। बट ऐसा कोई योग होता ही नहीं है। चलिए मैं उसी को आपको इन डिटेल समझाता हूं। मार्स इन 8, सर आप मुझे बताओ, मार्स इन 8 ये क्या हो गया, भौमोदोष हो गया ना। जी बट अगर मैं ये बोल दूं, इन द सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर, वही मार्स, मार्स मार्स, यही मार्स इन द सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर, इन द सबलॉर्ड ऑफ जुपिटर ऑफ जुपिटर, मतलब क्या है कि मार्स 8 में हो और साथ ही साथ जुपिटर की सबलॉर्ड में हो, तो पता है क्या होगा, पार्टनर ना नहीं। एक्स्ट्रा वैकेंट्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैकेंट। वहां भी शादी अच्छी नहीं चलती, ट्रबल से ट्रबल्स आते रहते। बस इतना ही भौमोदोष का मैटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुब्ज दोष, भौमोदोष, मांगलिक दोष होने के लिए एस्ट्रोलॉजर लोग क्या बोलते हैं, ये पति मर जाता है। नहीं सर, वो पति मरता नहीं है सर, वो पति या पत्नी मरते नहीं है सर। इन जगहों पे जो जितना हमें समझ आया गया है, जितना बताते हैं कि औरत या आदमी की सेक्सुअलिटी ना पावर बढ़ जाती है। मैंने बोला ना तो एक्स्ट्रा उसको वैगन, एक्स्ट्रा वैगन हाँ 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 मतलब हाँ। क्योंकि क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे जानते हैं एक्स्ट्रा वैगन का मतलब यही होता है कि इनकी अंदर ना विकृति
काम पैदा होता है, विकृत काम। बिल्कुल। इसमें लेकिन हमारे यहाँ बताया गया है कि जैसे भाई किसी के 4th हाउस में मंगल है, जी। मान लो कि किसी की भी है, लड़के के या चाहे लड़की के, अगर जी। लड़के के भी 4th हाउस में मंगल है तो ठीक है। अगर वहां पे ना होकर वहां पे अगर आपका शनि भी होगा ना 4th हाउस में, तो वो उसका काट कर देगा हम्म। मंगल की। हम्म। मैं हमारे वहां पे ये बताते हैं। चले, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। जी तो वो ठीक है सर, थैंक यू। पार्टनर क्या होता है यहाँ पे, इस केस में क्या होगा मालूम है आपको? इस केस में पार्टनर इतना, ये कोई भी किसी का भी हो, अगर मान लीजिए लड़की का है तो लड़का होगा, पार्टनर लड़का हो गया, वो ना बहुत अधिक खर्चीला बनता है, बहुत अधिक खर्चीला बनेगा, खर्चीला बनेगा। तो नेचुरली खर्चीला, बहुत अधिक खर्चीला बनने का मतलब क्या हुआ है? उसका फिनेंशियल लाइफ क्राइसिस आ जाएगा, फिनेंशियल ट्रबल आ जाएगा, है ना? इसका खर्चीला बनने का मतलब क्या होता है कि फिनेंशियल ट्रबल आ जाएगा, और कोई काम नहीं करेगा भैया, बाकी कुछ नहीं होगा, फिनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये भी देखिए, शादीशुदा जिंदगी में पैसा भी तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अब मान लीजिए हमने शादी किया हुआ है, हमारे बच्चे आए, अब बच्चे का देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स के ऊपर है। बच्चे अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो सोसाइटी में बदनाम होगा। बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है, जिसके कारण ये यहाँ पे अब मियाँ बीवी के बीच में टकरार स्टार्ट हो जाता है, और वही जो है डोमेस्टिक ट्रबल को पैदा करता है, यही जो है डोमेस्टिक ट्रबल को पैदा करता है, ट्रबल को पैदा करता है। क्योंकि अब क्या होता है कि मान लीजिए मैं हस्बैंड हूँ, मेरा वो मार्स 8 में है, सबलॉर्ड आ गया जुपिटर में, तो फिर मेरी वाइफ जो है ना अधिक खर्चीला बन गई, हाँ कुब्ज दोष बन गया, अधिक खर्चीला बन गई, और मेरे अर्निंग से ज्यादा खर्चा कर रही है, तो हम तो बोलेंगे ना भाई तुम अपना बच्चों के लिए तो कुछ ये रखो। क्योंकि माँ बाप क्या होता है ना, अपना पेट काट के अपने बच्चों की ख्याल करते हैं, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। हमें जो तकलीफ हुआ है वो हो गया, बट हम अपने बच्चों की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। यहीं पे तकरार शुरू होता है सर, इसी जगह पे। यह 8वां नंबर फॉर्मूला है। थोड़ा नया लग रहा है ना सर, अनुज जी? ये मतलब कि सर कोई नहीं सर, आप इसको पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह पढ़ेंगे ना ढंग से, तो सर आगे चीजें पढ़ने समझ में आ जाएंगी सर। डोमेस्टिक ट्रबल को अच्छा सर, जाने दीजिए। जैसे कि 8th हाउस में मंगल का अगर सब लॉर्ड जुपिटर के अलावा कोई और होगा तो ये रूल लागू नहीं होगा नहीं, फिर वहां पर। बिल्कुल नहीं होगा सर। बिल्कुल नहीं ठीक होगा। ठीक ठीक। मैंने एक्चुअली, देखिए मैं आपको ये वैदिक के एवज में मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये देखिए, ये कुछ बहुत हद तक मेरी खुद की रिसर्च भी है, चूंकि हमने वैदिक भी पढ़ा है ना? और वैदिक के ऊपर में हमारे जो गुरु लोग कुछ कुछ बातें बोलते हैं, और वो बातों की जब आप टेबल पे रख के आपकी कुंडली पे लगाते हैं ना सर, तो वहां मिलता नहीं है उन चीजों को। मेरा मूल उद्देश्य वही है, और कुछ नहीं है, कि आपको ये जगाना, ताकि आप खुद अपने आप को एस्ट्रोलॉजर के रूप में जा, माने क्या कहते हैं उसको, रिसर्च करके शोध करके आप खुद को ये जाहिर कर पाए, भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मुझे मेरे गुरुओं ने रास्ता जरूर दिखाया है, बट मेरी मेहनत मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाया है।
मैक्सिमम लोग क्या करते हैं सर, पढ़ाते हैं बट उनको ना प्रेडिक्शन करना नहीं आता। मेरे माइंड खाली सिर्फ इसी जगह पे रहता है अनुज जी, कि हर एक जो भी एस्ट्रोलॉजर हो, वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, दैट्स नॉट ए मैटर, बट उनको ना अपना प्रिडिक्शंस करना चाहिए। एक डॉक्टर भाई, वो कोई भी पेशेंट जाता है इलाज तो करता ही है ना। अगर उससे नहीं होता है तो फिर वो रेफर टू सीनियर डॉक्टर कर देता है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं तो इसलिए मेरे को मालूम है। बट एस्ट्रोलॉजी में ये चीजें नहीं होते हैं सर। एस्ट्रोलॉजी में हम अपने ही ज्ञान, गुण ज्ञान को तरह तरह अलग अलग लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं। अगर हमें प्रिडिक्शन नहीं आता है तो हम तो सीधा हाथ खड़ा कर देंगे, भैया मेरे यहाँ नहीं है, मेरे गुरुजी के पास चल जाओ। अगर गुरुजी नहीं कर पाएंगे तो हम बोलेंगे भैया अनुज तेजपाल के पास चले जाओ, बिकॉज ऑफ ही इज ए गुड प्रिडिक्शनर। ये प्रिडिक्शनर का मतलब हम बोलते हैं प्रैक्टिशनर सर। प्रैक्टिशनर हर कोई नहीं बन पाता है, बहुत कम लोग बन पाते हैं। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर। एक और क्लास होगा सर आज, ताकि सर मतलब 9 ये, नंबर। हाँ, ओ 9 नंबर होगा ना। हाँ, एक और क्लास होगा ताकि मैं आज इसको पूरा कर दूंगा। उसके बाद प्लूरलिटी में जाऊंगा। ठीक है, प्लूरलिटी आप देखे होंगे कई लोग एक से अधिक सुख भोगते हैं, है ना। तो वो भी बताऊंगा, वो भी जरूरी है, उसके रूल्स क्या होते हैं। मार्स इन मून साब, अगर मार्स इन मून साब, मून साब, मार्स अगर मून के सब में हो, है ना, मार्स अगर मून के सब में हो, मार्स अगर मून के सब में हो, सब में हो, क्योंकि सर अपना भाषा हमें ज्यादा समझ में आता है। पता नहीं आपको क्या समझ में आता है ना। अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है बट मेरे को लगता है कि अपनी भारतीय कोई भी भाषा में अगर एक्सप्रेस करें खुद को तो मेरा मन ज्यादा हल्का होता है। मार्स अगर मून के सब में हो और वो क्या कहते हैं ना, वो दर्शाता है, ये दर्शाता है कि अपना पार्टनर जो होगा वो शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। शॉर्ट टेम्पर्ड समझ रहे हैं ना सर। जी सर। आपको ये शायद मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया क्या। मैंने बोला आगे सर। मार्स, हाँ बोलिए। आगे सर, आगे सर। मार्स अगर मून के सब में हो तो पार्टनर जो होता है ना, पार्टनर, ये भी शादी टूटने का एक और कारण है। पार्टनर शॉर्ट टेम्पर होता है। सर गुस्से वाला ज्यादा हो गया ना सर, इस वजह से। यस यस यस, शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, होता है। तो सर आप मान लीजिए एक सिंपल, आप शादीशुदा है तो या नहीं है, जी। है ना। सर आप अपनी पत्नी को अगर हर एक बातों में ताना देंगे तो क्या वो आपको अच्छी नजरों में देख पाएगी। मार्स कहीं पे भी हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, मून का सपोर्ट नहीं होना चाहिए वो एक तरीके से, मतलब हाँ, कि। कहीं पे भी उससे कोई नहीं है। हमको ये आपको हम दिखा दे, देखिए, ये ये जैसे मार्स है ना, मार्स, ये देखिए, ये जैसे मार्स का वेनस सबलॉर्ड हो गया, है ना।
मून मून का जुपिटर सबलॉर्ड हो गया। ये दोनों ही जी। आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। मून का सबलॉर्ड यहाँ मार्स आ गया, या मार्स का सबलॉर्ड यहाँ मून आ गया। अच्छा, बात दोनों एक में तो ही, कुछ भी हो सकता है इसके दोनों अंदर? में से दोनों में कोई तो भी कोई भी हो, हो जाए, मार्स मून कोई का, भी, मार्स का हाँ, बात एक ही है। कोई भी, कोई भी। लेकिन सबसे ज्यादा ये होता है, सबसे ज्यादा होता है अगर मून के साबलॉर्ड में मार्स आ जाए। कारण बताता हूं सर, सुन लीजिए। मार्स कौन सा है, मार्स के तत्व कौन सा है, अग्नि तत्व। और मून का तत्व कौन सा है, जल तत्व, है ना। तो जल तत्व और साथ में आ जाए अग्नि तत्व, यानी यहाँ ये देखिए, आप इसको समझ लीजिए, ये कॉन्शियस ब्रेन है, ये सबकॉन्शियस ब्रेन, ये कॉन्शियस ब्रेन। स्टार, स्टार मतलब कॉन्शियस ब्रेन, ये तो उसका प्रकृति है। और ये हो गया सबकॉन्शियस ब्रेन। यानी मून का सबलॉर्ड अगर मार्स है, तो सबकॉन्शियस में ना वो बहुत गुस्सीला है। वो आपको पता ही नहीं चलेगा गुस्सा कब पैदा हो जाएगा। ये ब्रेन का तीन हिस्सा जो होता है, एक नॉर्मल, है ना, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस ब्रेन, नॉर्मल ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन और ऑब्लिक कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस, और ये है अनकॉन्शियस ब्रेन। वो ठीक है सब सर। सब लॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उतना ही आपको समझना है कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक से जो अधिक से अधिक वो चिड़चिड़ापन लिए हुए होता है। और चिड़चिड़ापन होने का मतलब ही होता है कि इसकी कहानी फिर खत्म हो जाती है। और वो इसके साथ साथ में क्या होता है, वो वायलेंट भी होता है, वायलेंट भी होता है, मारते रहता है। आप देखे होंगे बहुत पुरुष अपनी स्त्री को मारते हैं, बहुत स्त्री अपनी पुरुष को, अपने हस्बैंड को मारते हैं। ठीक है, तो ये कारण है। कितना हुआ, 8 10 ना। सर 8:30 से नेक्स्ट क्लास करके इसको खत्म कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब 1 मिनट बचा हुआ है, तो हो नहीं पाएगा, ठीक है सर। है ना।